हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सीबीएसई की इंग्लिश बुक विस्टास का 8th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है। इस चैप्टर में 2 ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स हैं जो विमेन ऑथर जिटकालासा ओबामा द्वारा लिखे गए हैं। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ये ऑटोबायोग्राफिकल एक्सर्प्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन ऑथर जिटकालासा ने लिखी है। वो लिखती हैं कि एप्पल्स के देश अमेरिका में ये मेरा पहला दिन था। बाहर ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई थी, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं थे। ब्रेकफास्ट के लिए घंटी बजती है जिसकी लाउड मेटेलिक वॉइस ऊपर घंटाघर से क्रैश होती हुई या कड़कड़ाती हुई हमारे सेंसिटिव कानों से आकर टकराती है। फिर हॉस्टल के फ्लोर पर अनप्लेजेंट परेशान करने वाले फुटस्टेप्स की आवाज़ें आने लगती हैं जो मेरी शांति को भंग कर रही थी। लगातार आ रही कई तरह की आवाज़ें, फिर उनमें से किसी का एक अनजान लैंग्वेज में धीरे धीरे बातें करना एक क्योस की स्थिति उत्पन्न कर रहा था। पर मेरी आत्मा या सोल अपनी खोई हुई फ्रीडम को पाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी या अभी भी छटपटा रही थी। परंतु अब ये सब करना बिल्कुल यूजलेस था या व्यर्थ था। हमारे कमरे में सफ़ेद बालों वाली पेल फेस्ड वुमन इंटर करती है। हम सभी नेटिव इंडियन गर्ल्स को डाइनिंग रूम में ले जाने के लिए एक कतार में खड़ा किया जाता है। हम सभी ने टाइट फिटिंग ड्रेसेस और शूज़ पहने हुए थे। वहीं छोटी लड़कियों ने फुल स्लीव्स एप्रन्स व उनके बाल छोटे कटे हुए थे। जिटकाला सा कहती हैं कि जैसे ही मैंने मोकाज़िन्स या सॉफ्ट फ्लैट शूज़ पहन चलना शुरू किया कि किसी ने मेरे शोल्डर से मेरा ब्लैंकेट या कंबल खींच लिया। मुझे लगा मैं तो जैसे ज़मीन में ही धंस गई। पर जब मैंने अपने साथ चल रही दूसरी लड़कियों को कड़ी निगाह से देखा तो महसूस किया कि उन्हें तो इस बात की परवाह ही नहीं थी कि उन्होंने मुझसे अधिक इमॉडेस्टली या शेमलेस वे में ड्रेसअप किया था, क्योंकि उनकी ड्रेसेस मेरी ड्रेस से भी ज़्यादा टाइट फिटिंग थी। हम सभी ने डाइनिंग हॉल में इंटर किया तो मैंने देखा कि सामने वाले डोर से बॉयज़ इंटर कर रहे थे। मैंने उन 3 ब्रेव बॉयज़ की तरफ नज़र दौड़ाई जो हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए आए थे। शीघ्र ही मैंने उन तीनों को लास्ट रो में ढूंढ लिया। वो भी मेरे ही तरह अनकंफर्टेबल दिख रहे थे। इतने में एक छोटी बेल बजती है। सभी ने अपनी चेयर्स को टेबल के नीचे से बाहर खींचा। मुझे लगा इस बेल के सिग्नल का मतलब बैठने को कहा गया है और मैं तुरंत अपनी चेयर खींच एक साइड से सरक कर उस चेयर पर बैठ गई। लेकिन जब मैंने अपना सिर घुमाया तो मैंने देखा कि हॉल में अभी भी सब खड़े हुए थे, अकेले मैं ही थी जो बैठी हुई थी। फिर जैसे ही मैं शर्मा के उठने लगती हूँ ये देखने के लिए कि चेयर्स कैसे यूज़ करते हैं कि सेकंड बेल बजती है और आखिरकार सभी बैठ जाते हैं। उसके बाद मुझे हॉल के एंड से किसी व्यक्ति के कुछ बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और मैं उस आवाज़ की तरफ देखने की कोशिश करती हूँ कि कौन बोल रहा है। पर मैंने देखा कि सभी बच्चों ने अपने सिरों को झुका रखा है। शायद वो सभी प्रार्थना कर रहे थे। मैंने लॉन्ग चेयर्स ऑफ टेबल्स पर बैठे सभी बच्चों पर अपनी नज़र दौड़ा ही रही थी कि मेरी नज़र एक पेल फेस्ड लेडी से टकराती है जो मुझे लगातार घूरे जा रही थी। ये देख मैंने अपनी नज़रें झुका लीं, पर मुझे इस बात का आश्चर्य ज़रूर हुआ कि ये स्ट्रेंज वुमन मुझे घूरे क्यों जा रही थी। उस आदमी ने फिर बोलना बंद करा। इतने में ही तीसरी बेल बजती है। सभी ने अपने नाइफ्स और फोक्स की मदद से खाना शुरू किया, पर मैंने ब्रेकफास्ट करने की जगह रोना शुरू कर दिया क्योंकि अब मुझ में कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। उस पहले दिन का वो हार्डेस्ट ट्रायल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग खाना खाना नहीं था। देर सुबह मेरी फ्रेंड जूडविन मुझे एक टेरिबल वार्निंग देती है। जूडविन को इंग्लिश के कुछ शब्द समझ में आते थे और उसने उस पेल फेस्ड ग्रे हेयर लेडी को ये बोलते सुन लिया था कि हमारे लंबे घने बालों को काट दिया जाएगा। हमारी मदर्स ने हमें सिखाया था कि केवल अनस्किल्ड वॉरियर्स जो वॉर के दौरान पकड़े जाते हैं उनके बाल एनिमीज़ द्वारा काट दिए जाते हैं। हमारे लोगों में छोटे बाल शोक मनाने वाले रखते हैं या फिर कायर या कॉवर्ड्स के बाल
छोटे कटे हुए या शिंगल्ड होते हैं। कुछ देर हम अपनी किस्मत पर डिस्कशन करते रहे और जूडविन ने जब कहा कि हमें उनके सामने सरेंडर करना पड़ेगा क्योंकि वे स्ट्रांग हैं, पर मैंने इस बात का खंडन किया या विद्रोह किया और मैंने कहा कि मैं इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करूंगी। मैं इसके खिलाफ संघर्ष करूंगी या स्ट्रगल करूंगी। मैंने मौके का इंतज़ार किया। जब देखा किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं है तो मैं वहाँ से गायब हो गई। मैं बिना आवाज़ किए सीढ़ियों से ऊपर चुपचाप चढ़ने लगी, बिना ये जाने कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं हॉल के पास से गुजरी और फिर एक खुले दरवाजे की तरफ मुड़ी। मुझे एक बड़ा सा कमरा या रूम मिला जिसमें 3 सफ़ेद बेड्स बिछे हुए थे। उस रूम की विंडोज़ डार्क ग्रीन कर्टन्स या पर्दे से ढकी हुई थी, जिसके कारण रूम में रोशनी डिम या मध्यम थी। शुक्र है वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने कमरे के दरवाजे से सबसे अधिक दूर वाले कोने की ओर अपने कदम बढ़ाए और अपने घुटनों और हाथों के बल रेंग कर बेड के नीचे घुस गई और एक अंधेरे कोने में जाकर सिमट गई। जब भी मुझे किसी के फुटस्टेप्स आसपास सुनाई देते, मैं कांपती हुई अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर झांकने लगती। हॉल में जोर जोर से मेरा नाम पुकारा जा रहा था और मैं जानती थी जूडविन भी मुझे खोज रही है। फिर भी उत्तर या आंसर देने के लिए मैंने अपना मुंह नहीं खोला। फिर फुटस्टेप्स की आवाज़ें कुछ तेज हो गईं। आवाज़ें और पास आती चली गईं। कुछ विमेन और लड़कियों ने रूम के अंदर एंटर किया। मैं सांस रोके उन्हें क्लोजेट के दरवाजे खोलते हुए लार्ज ट्रंक्स के पीछे झांकते हुए देखती रही। मुझे नहीं पता कि क्या कारण था कि उन्होंने बेड के नीचे झांक कर देखा। मुझे याद है कि फिर उन्होंने मुझे घसीटकर बाहर निकाला। मैंने उनको अपोज करने की कोशिश करी और उनको वायलेंटली खरोंचा, पैर पटके, परंतु इसके बावजूद मुझे डाउनस्टेयर्स ले जाया गया और एक चेयर से कसकर बांध दिया गया। मैं पूरे वक्त अपना सिर हिला हिलाकर जोर जोर से चिल्लाती रही जब तक सिजर्स के कोल्ड ब्लेड्स को अपने गर्दन पर महसूस नहीं कर लिया। मैंने उन्हें मेरी एक मोटी सी चोटी या ब्रेड को कुतरते सुना। उसके बाद मेरा सारा जोश ठंडा पड़ गया। जिस दिन से मुझे मेरी माँ से अलग किया गया था, मैंने कई एक्सट्रीम इंसल्ट्स और अनडिग्निफाइड ट्रीटमेंट्स को सहा था। लोगों ने मुझे घूरा था, मुझे कभी वुडन पपेट की तरह उछाला गया था और अब मेरे लंबे बालों को काट दिया गया था, जस्ट लाइक कॉवर्ड्स या कायरों की तरह। मुझे इस तकलीफ या दर्द में केवल अपनी माँ की याद आ रही थी और मैं उनके लिए रोने लगी, पर कोई नहीं आया मुझे चुप कराने। किसी ने मुझे समझाया नहीं जैसे कि मेरी माँ मुझे समझाया करती थी, क्योंकि अब मैं हर्डर या चरवाहे द्वारा हाँके जाने वाले कई छोटे पशुओं में से एक थी शायद। वी टू आर ह्यूमंस, ये सेकंड एक्सर्प्ट इंडियन वुमेन ऑथर बामा ने लिखा है। वो कहती हैं, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी उस समय तक मैंने किसी को अनटचेबिलिटी के बारे में खुलकर बोलते नहीं सुना था, पर मैंने पहले ही इसे देख लिया था, महसूस किया था और इसे एक्सपीरियंस कर लिया था और इसके लिए ह्यूमिलिएट भी की गई थी। एक दिन मैं स्कूल से घर पैदल जा रही थी। एक पुराना स्कूल बैग मेरे शोल्डर पर लटका हुआ था। स्कूल से घर तक का रास्ता केवल 10 मिनट का था, पर मुझे घर पहुंचते पहुंचते 30 मिनट कम से कम लग जाया करते थे। मुझे आधे घंटे से लेकर 1 घंटा तक भी लग जाया करता था इधर उधर घूम घूम कर घर जाने में, जब मैं रास्ते में चल रहे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरटेनमेंट और फन्स को एंजॉय करने लगती थी। पूरे रास्ते स्ट्रेंज टाइप के नए तरह के डिस्प्लेज स्ट्रीट्स और शॉप्स पर लगे ही रहते थे, जैसे करतब दिखाता मंकी, स्नेक चार्मर का अपने स्नेक बॉक्स में रखे सांप को समय समय पर डिस्प्ले करना, एक साइकिलिस्ट जो साइकिल से 3 दिन से नहीं उतरा था, जो सुबह से पैडलिंग कर रहा था, उसकी शर्ट पर पिन नोट्स उसे इनकरेज कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए।
मैरी गो राउंड, मरियाता टेम्पल जहाँ एक ह्यूज बेल लटकी हुई थी, मंदिर के सामने पकाया जाने वाला पोंगल का प्रसाद, गांधी की स्टैचू के पास या बराबर में ड्राइड फिश का स्टॉल, फिर स्ट्रीट पर कहीं स्वीट स्टॉल, फ्राइड स्नैक्स की स्टॉल और भी कई एक दूसरे से सटी हुई शॉप्स, और फिर हमेशा ये दिखाती हुई स्ट्रीट लाइट्स कि वो कैसे ब्लू से वायलेट में चेंज हो जाती है। वहीं केज में बंद अपने वाइल्ड लेमूर्स के साथ नरिकुरवन हंटर जिप्सीज जो नीडल्स, क्ले बीड्स या मोती और कान को क्लीन करने वाले इंस्ट्रूमेंट बेचा करते थे। पामा कहते हैं कि ओह, मैं आपको और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ कि कैसे हर एक चीज़ मुझे अपनी तरफ खींचती थी और फोर्स करती थी कि मैं वहीं स्टिल खड़ी रहे, वो सब इंजॉय करूँ और आगे घर की तरफ ना जाऊँ। कभी कभी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वहां आ स्टेज पर खड़े माइक पर जोर जोर से भाषण दिया करते थे और हमें फुसलाया करते थे। फिर वहीं कहीं शायद कोई स्ट्रीट प्ले, पपेट शो या नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, ये सभी वहाँ टाइम टू टाइम चलते ही रहते थे। पर ये तो पक्का था, वहाँ हर दिन हर रोज़ या कोई न कोई इंटरटेनमेंट या परफॉर्मेंस चलना ही था। नहीं तो बाज़ार में कॉफ़ी क्लब्स तो थे ही, जहां वेटर का एक ग्लास उठा दूसरे ग्लास में ऊंचाई से कॉफ़ी ट्रांसफ़र करना और उसे ठंडा करना, या फिर जिस तरह कुछ लोगों का शॉप्स के आगे बैठ अनियंस को चॉप करना और उनका अपनी आइज़ को दूसरी तरफ रखना ताकि प्याज की चुभन उनको ना हो। वहीं पर उगा हुआ आमंड या बादाम का पेड़ जिसके बादाम हवा के झोंके से कभी कभार गिर जाया करते थे, ये सारे दृश्य या ब्यूटीफुल साइट्स मेरे पाँवों को बांध दिया करते थे और उन्हें घर जाने से रोकते थे। और फिर सीजन के अकॉर्डिंग वहाँ मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप्स, पाम फ्रूट्स, गुआवा और जैक फ्रूट भी दिखाई देते थे। हर दिन मैं लोगों को स्वीट और मुंह में पानी लाने वाले फ्राइड स्नैक्स, साउथ इंडियन पायसम, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड सीड और आइस लॉलीज बेचते हुए देखती थी। ये सब देखते हुए अपने शोल्डर पे बैग टांगे मैं अपनी गली में आई। सामने वाले कोने में एक लैंडलॉर्ड स्टोन लेज पर बिछी बोरी पे बैठ वहाँ चल रही थ्रेशिंग की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा था, जिसे हमारी कम्युनिटी के लोग बड़ी कड़ी मेहनत के साथ कर रहे थे। तभी मैंने हमारी गली में रहने वाले एक एल्डरली मैन को देखा जो बाजार की तरफ से आ रहा था, और इतने बड़े एल्डरली फेलो का स्ट्रेंज वे से एक छोटे से पैकेट को स्ट्रिंग से पकड़कर चलता देख मुझे जोर से हंसने का मन किया। मैंने पैकेट देख असेस किया कि उसमें वड़ई या तो हरे केले की भाजी होगी, क्योंकि उसकी रैपिंग पे तेल के स्पॉट्स लगे हुए थे। उस सीन को देख मैं सोचने लगी कि जिस तरीके से इस एल्डरली मैन ने पैकेट को पकड़ रखा है, कहीं वो उसे गिरा ना दे और सारे फूड आइटम्स निकल कर बिखर ना जाएं। तभी मैं देखती हूँ कि उस एल्डरली फेलो ने किस प्रकार वो पैकेट लैंडलॉर्ड को पकड़ाया और जमींदार उस पार्सल को जल्दी से खोल वड़ाई खाने लगा। ये सब देखने के बाद आखिरकार मैं घर पहुंची। घर पहुंच मैंने किस्से को कॉमिकल डिटेल्स के साथ अपने एल्डरली ब्रदर को सुनाया कि किस तरह बाजार में हमारी कम्युनिटी का एक एल्डरली मैन पार्सल लेकर चल रहा था, और फिर जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन अन्ना, ये मेरे बड़े भाई ने मुझे समझाया कि जब वो आदमी उस पैकेट को उस तरह लाया तो वो कोई हंसने की बात नहीं कर रहा था। अन्ना ने मुझे बताया कि अपर कास्ट के लोग हमें छूना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम अनटचेबल हैं और हमें छूने से वे गंदे हो जाएंगे। ये सुन मेरी फिर हंसने की इच्छा नहीं हुई, पर ये सुन दुख ज़रूर हुआ कि वे ऐसा कैसे मान सकते हैं कि हम अनटचेबल हैं। मैं सोचने लगी कि ये अपर कास्ट के लोग खुद को समझते क्या हैं, हम क्यों इनके लिए काम करते हैं, हम क्यों इनके लिए डरे सहमे से हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। इस बात का विचार आते ही मुझे गुस्सा आ गया। क्या ये सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने 4 पैसे ज़्यादा कमा लिए हैं, और इसलिए क्या उनको राइट मिल जाता है कि वे सारी इंसानियत खो दें? पर हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमें इनके लिए अब खेतों पर काम या मजदूरी कभी नहीं करनी चाहिए। मेरे अन्ना जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, छुट्टियों में घर वापस आए हुए थे। वो ऑफन पड़ोस के गांव की लाइब्रेरी से बुक्स बोरो करने के लिए जाया करते थे।
एक दिन वो इरिगेशन टैंक के किनारे किनारे चलते हुए घर वापस लौट रहे थे कि लैंडलॉर्ड का एक आदमी उनके पीछे पीछे आया। उसे मेरे अन्ना कुछ अनफैमिलियर लगे और इसलिए उसने अन्ना से सवाल किया कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। अन्ना ने उसे अपना नाम बताया। फिर उस व्यक्ति ने तुरंत अन्ना से उनकी गली के बारे में पूछा। ये पूछने का रीज़न सिर्फ यही था कि अगर उसको गली की जानकारी हो जाती तो उसे हमारी जाति या कास्ट का भी पता चल जाता। अन्ना ने मुझे ये सब बातें बताई और उन्होंने कहा क्योंकि हम लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं इसलिए हमें किसी प्रकार का सम्मान या रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता, हमें इस सब से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन यदि हम पढ़ लिख कर उन्नति कर लें तो हम इन अपमानों को दूर फेंक सकते हैं। इसलिए तुम ध्यान से पढ़ाई करो, जो कुछ तुम सीख सकती हो वो सब सीखो। यदि तुम अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहोगी तो लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे अपना संबंध बनाएंगे। मेहनत करो और सीखो। अन्ना ने उस दिन मुझसे जो शब्द कहे उन्होंने मुझ पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा और मैंने मेहनत की, जी जान लगाकर, लगभग एक जुनून के साथ से पढ़ाई करी जैसे कि अन्ना ने मुझे प्रेरित किया था या इंस्पायर किया था। मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई और उसके कारण मेरे बहुत सारे लोगों से मित्रता हो गई। Moral of the lesson: every human being on earth should be treated with equal respect and dignity. पृथ्वी पर हर इंसान के साथ समान सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।